जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बारे में, यानी इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। राजपूत राजवंशों में ये राजवंश प्रथम है जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये बेसिकली गुर्जर जाति के वंशज हैं और इनका जो समय काल है वो हुनों के बाद माना जाता है। और इनका जो मूल स्थान है वो कई हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग भीनमाल है, ठीक है। और इन्हें सूर्यवंशी वंश, जो कि राम लवकुश के वंशज हैं, उन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुर्जर प्रातिहार राजवंश के प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल 730 से लेकर 756 ईस्वी का था। ये बेसिकली राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। ग्वालियर अभिलेख जो कि एक प्रशस्ति है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि सिंध के अरब शासक से राजस्थान की रक्षा की। एक टाइम था जब 712 ईस्वी से लेकर के 725 ईस्वी के बीच, 712 ईस्वी में अरब के सिंध के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ से बहुत सारा धन लूटा और उसके बाद फिर वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने कई बार ट्राई किया राजस्थान के ऊपर आक्रमण करने का, और राजस्थान के ऊपर आक्रमण करते करते 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने एक मलेच्छ शासक को हराया। और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं ये मलेच्छ शासक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम जुनैद था, जिसे नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में हरा करके उस अरब आक्रमणकारी से अपने राजस्थान की सुरक्षा की। इसके बाद ऐसा अभिलेख में लिखा गया कि मानो राजस्थान के पूरे संपूर्ण भारत में ऐसा लगने लगा मानो भगवान आ चुके हैं, और उन्होंने संपूर्ण भारत की रक्षा का उन्होंने पूरा का पूरा बेड़ा यानी कि पूरा पूरा ठेका उठा लिया, ठीक है। उनका अगर साम्राज्य की बात अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस जिस तरह से ये साम्राज्यों से लड़ रहे थे और जीत रहे थे, इनका मकसद था कन्नौज के ऊपर अधिकार करना, जो कि उस टाइम में उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा स्पेस था, ऐसा क्षेत्र था जो कि उत्तर भारत की राजधानी मानी जाती थी। इसी बीच क्या हुआ, राष्ट्रकूट शासक जो कि दंतेदुर्ग, जिनका शासनकाल 735 से लेकर 56 का है, उन्होंने क्या किया, नागभट्ट प्रथम को हरा दिया और गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र छीन लिया। अब हम बात करेंगे वत्सराज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जिनका शासनकाल है 778 ईस्वी से लेकर के 805 ईस्वी का। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। जब नागभट्ट प्रथम की मृत्यु हुई 756 ईस्वी में, उसके बाद कक्कोक और देवराज जो कि नागभट्ट प्रथम के भतीजे थे, इन दोनों का शासनकाल मिला करके 756 से लेकर 778 ईस्वी के बीच का शासनकाल है। इनके बारे में हिस्टोरियन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो देवराज के जो बेटे थे उनका नाम था वत्सराज, ठीक है। 778 ईस्वी में देवराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे वत्सराज 778 ईस्वी में वो सिंहासन पर बैठे। और हिस्टोरियन ऐसा बताते हैं कि वत्सराज ही इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया, पहले भंडी जाति के लोगों से उनका साम्राज्य छीन करके अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद उन्होंने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और कन्नौज का जो शासक था इंद्रयुध, उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। वत्सराज जो कि कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार चाहते थे। दूसरी तरफ पाल वंश के धर्मपाल, वो भी कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार चाहते थे। और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत के थे, वो भी कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके वो भी कन्नौज के ऊपर शासन करना चाहते थे। ये जो सिचुएशन खड़ी हुई, इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। हम अगले वीडियो में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट ध्रुव जो कि एक शासक हैं, उन्होंने क्या किया, वत्सराज को हरा दिया और उन्हें बेसिकली उनका जो साम्राज्य था राजस्थान मालवा, वो उन्हें राष्ट्रकूट ध्रुव के हाथ में आ गया। उसके बाद फिर वत्सराज को वहाँ से हटना पड़ा। अब हम बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में, जिनका शासनकाल है 805 से लेकर के 833 ईस्वी का। नागभट्ट द्वितीय यानी कि वत्सराज की मृत्यु के बाद जो सत्ता पर बैठे वो नागभट्ट द्वितीय थे। ये बेसिकली इनके बारे में ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार ऐसा पता चलता है कि इनके शासनकाल में आंध्र, विदर्भ, कलिंग इत्यादि जैसे कई ऐसे राजा थे जिन्हें नागभट्ट द्वितीय ने हरा दिया। उसके अलावा
मालवा, किरात, वत्स, मत्स्य इत्यादि जैसे बहुत सारे राजाओं के पहाड़ी दुर्ग के ऊपर नागभट्ट द्वितीय का अधिकार हो चुका था। अब इन्होंने भी कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, उसे अपने अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन धर्मपाल को तो उन्होंने हरा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रकूट राजा, जिन्हें फटे में टांग लड़ाने की बहुत टाइम पहले से ही आदत थी, तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उन्हें हरा दिया। किन्हें हराया, तो नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस वजह से नागभट्ट द्वितीय के पास जो मालवा था वो गोविंद तृतीय के हाथों में चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद नागभट्ट द्वितीय के 833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उसके आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इस वंश के सबसे महानतम शासक, सबसे महान राजा मिहिर भोज जी के बारे में, जिनका शासनकाल है 836 से लेकर 885 ईस्वी के बीच का। नागभट्ट द्वितीय के बाद उनका पुत्र रामभद्र सत्ता में बैठा। उसके बाद उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन ये ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं कि ये दुर्बल शासक थे, जिसकी वजह से इनका शासनकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा। इन्होंने बेसिकली सिर्फ 3 ही साल शासन किया। उसके बाद मिहिर भोज, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, वातापी शासक थे, इनके पास शक्ति की कमी नहीं थी और ना ही इनके पास कूटनीति की कमी थी। ये बेसिकली वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जो कि विष्णु जी के मानने वाले थे, और इन्होंने आदिवारा, जो कि विष्णु जी का एक रूप है, इसकी उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट राजा पहले ध्रुव को हराया, जो कि इससे पहले, और उसके बाद फिर देवपाल से उन्हें पराजय मिले। पहले तो उन्होंने ध्रुव को हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद देवपाल से पराजय मिली। सॉरी, एक्चुअली में राष्ट्रकूट राजा एक टाइम इनका ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा कठिनाई इनके ऊपर आ पड़ी थी। ऐसे इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार गए थे, और फिर देवपाल, जो कि पाल वंश के शासक, देवपाल से भी हार चुके थे, जिसकी वजह से इनकी जो सत्ता थी वो बेसिकली सिकुड़ गई थी। उसके बाद इनकी जो हार थी वो बेसिकली स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देवपाल की जैसे ही मृत्यु, उसके बाद फिर उन्होंने नारायण पाल को हरा दिया मिहिर भोज जी ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को भी उन्होंने पराजित कर दिया। इस हिसाब से देखा जाता है कि ये एकमात्र इस वंश के सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने राष्ट्रकूट राजा को भी हराया और पाल राजा को भी हराया। और इनका जो साम्राज्य है वो बेसिकली बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है। उनका साम्राज्य था मालवा, सौराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इतना बड़ा इलाका इनके इतने बड़े साम्राज्य में समाहित था। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके उत्तराधिकारियों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 885 से लेकर 910 तक है। इन्होंने क्या किया, इनके पिता यानी कि मिहिर भोज जी के शासनकाल में जितना भी साम्राज्य इन्हें विरासत में मिला था, उतने उतने बड़े साम्राज्य की महेंद्रपाल प्रथम ने सुरक्षा की मरते दम तक। उसके बाद क्या हुआ, महिपाल, ये 3 साल के बीच का जो गैप आया, इसके बारे में हिस्टोरियन ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते, और ऐसा माना जाता है कि महिपाल ने 913 ईस्वी में सत्ता संभाली, और उसके जस्ट 1 साल बाद 914 ईस्वी में राष्ट्रकूट आक्रमण हुआ, जिसमें महिपाल पराजित हो गया। एक्चुअली में महिपाल का जो सत्ता शासन रहा है, जो कि उनका कार्यकाल रहा है, वो 913 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी के बीच का रहा है। ठीक है, और इस महिपाल के बाद से जितने भी उनके उत्तराधिकारी है वो सभी के सभी दुर्बल थे, और उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी ताकि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, जिसमें मालवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, इतना बड़ा साम्राज्य को वो अकेले संभाल सके। जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनका पतन होता गया, और 1090 ईस्वी में गढ़वाल के जो शासक थे उन्होंने कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार राजवंश का समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यार लाइक, कमेंट, शेयर और वो जो लाल वाला बटन है यार प्लीज़ दबा देना। बस यही चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।